नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान शाहनवाज हाशमी और मैं लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंजर पस मंजर। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली अदबी, समाजी, सकाफ़ती और सियासी सरगर्मियों से आपको रोशनास कराते हैं, जिन सरगर्मियों के बाबत आप जानना चाहते हैं या उन लम्हात में फिर से खो जाना चाहते हैं। नाज़रीन, डीडी उर्दू की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने नाज़रीन के ज़ौक़ के तस्कीन का सामान मुहैया कराए। नाज़रीन, हम इस कड़ी में जिन सरगर्मियों को लेकर हाजिर हैं उनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में हो रहे सेमिनार की एक झलक, होटल मैनेजमेंट में एक फ़ूड फेस्टिवल की झलक और आखिर में आपको दास्तान मरसिया की भी एक झलक दिखाएंगे। तो आइए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और आपको लिए चलते हैं इल्म व अदब के गहवारे यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में, जहां हमारे निसाब के मौजू पर एक सेमिनार मुनक़िद हो रहा है। पेश है उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट। गुज़श्ता दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में हमारा निसाब मौजू पर एक सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसके मुताल्लिक शोबे के सदर और डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जनाब इर्तिज़ा करीम ने इस सेमिनार के गर्ज़ व गायत पर रोशनी डालते हुए कहा, हमारा निसाब के उन्वान से एक दिन का ये सेमिनार या मुज़ाकरा या गुफ्तगू रखी गई और बड़ी तादाद में हमारे जो तलबा हैं और तालिबात हैं वो शरीक हैं। हमारे असातिज़ा ने इसमें बहुत दिलचस्पी दिखाई है, चूँकि ये मौजू अपने आप में एक तो नया है और दूसरा ये कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत हम लोग अगर गौर करें अपने निसाब के बारे में, आम तौर पर जो हम लोग निसाब के बारे में गौर करते हैं तो जो टीचर्स होते हैं, असातिज़ा होते हैं, वो अपना सिलेबस बनाते हैं और फिर आकर के चीज़ें सामने आ जाती हैं, तलबा उसको पढ़ते हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम एक इंटरेक्शन की फ़िज़ा कायम करें ताकि हमारे बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हों। असातिज़ा के साथ साथ सिलेबस है, असातिज़ा हैं और तलबा हैं, ताकि एक सही फ़ीडबैक सामने आए कि साहब हम जो निसाब पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के लिए कितना मुफीद है, क्या बच्चे उससे कुछ इस्तिफ़ादा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगर गौर करें हम लोग तो इस उन्वान के तहत ये जो सेमिनार एक दिन का हुआ है, ये इस एतबार से बहुत अपने अंदर एक जहानमानी रखता है कि हमारे तलबा इसमें शरीक हैं और असातिज़ा मक़ालात पढ़ रहे हैं। उन मक़ालों में जैसे दर्द की सूफियाना शायरी है या दास्तान की अहमियत और इनफरादियत है या इक़बाल के यहाँ जो फ़लसफ़े और दूसरी फ़िक्री मामलात हैं, तो ये एक नई जो है बहस इससे शुरू होगी। इस सेमिनार में शुरका ने मक़ाले पेश किए जो तलबा के साथ साथ दीगर असातिज़ा के लिए भी बहुत मुफीद था। निसाब की ज़रूरत और उसकी अहमियत बहुत होती है और निसाब के लिए जब हम कोई मौजू लिखते हैं या कोई मज़मून लिखते हैं या कोई किताब लिखते हैं या कुछ इज़हार ख़याल करते हैं उस मौजू से तालिब इल्मों के लिए ख़ुसूसन, तो बहुत ज़िम्मेदारी का सबूत देना होता है और बहुत ज़िम्मेदारी से वो बात करनी होती है, क्योंकि वो बात बहुत दूर तक और बहुत देर तक लोगों के जहन में महफूज रहती है। और ख़ुसूसन जब असातिज़ा जब गुफ्तगू करते हैं अपने निसाब पर, तो तालिब इल्म उसको मिन अन कबूल करने की कोशिश करते हैं या कबूल करते हैं। तो हमारी गुफ्तगू में कंट्रडिक्शंस भी नहीं होनी चाहिए। आम तौर पर जब हम निसाब के लिए कुछ लिख रहे हों या कुछ गुफ्तगू कर रहे हों और वो कंट्रडिक्शंस अगर होता है तो वो तालिब इल्मों के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा करती है कि हम पहले की बात को दुरुस्त माने, यानी पहले जुमले को हम दुरुस्त माने या आखिरी जुमले को हम दुरुस्त माने कि पहला जुमला जो कहा गया वहाँ कुछ और बात कही गई और आखिरी जुमला, आखिरी पैराग्राफ जो कहा जा रहा है वहाँ कुछ और बात कही जा रही है। तो उसका ख्याल हम असातिज़ा को भी रखना चाहिए। ख्वाजा मीर दर्द की शायरी का मुतालिया करने से क़ब्ल उनके अहद का मुतालिया किया जाए, जहाँ से अदबी तख्लीक़ के सोते फूटते हैं और जो शायरी को बेहतर तौर पर समझने का एक ज़रिया भी है। ये अहद 1720-21 से 1785 तक पर मुहित है। 1707 में औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद सल्तनत मुग़लिया पर ज़वाल के बादल छा गए और मुग़लों की सख्त कोशी, जुर्रत आज़माई और अस्करी हमीयत की रवायत भी रुखसत हो गई। उसके जानशी जहाँ एक तरफ इक़्तिदार की हवस में
भाई भतीजों का कत्ल करने लगे, वहीं दूसरी तरफ खुशामद और ऐशो इशरत को अपनी ज़िंदगी का शेवा बना लिया, जिससे न सिर्फ सियासत को ज़वाल आया बल्कि तहजीबी ज़वाल जो मुअज़्ज़म शाह से शुरू हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीले तक अपनी इंतहा को पहुँच गया। तो तसव्वुफ़ फ़लसफ़ा भी है, मखसूस तरीक़े ज़िंदगी भी, और ये वो इल्म है जो मादियत से मुँह मोड़कर रूहानियत की तरफ रुजू करने की तलक़ीन करता है, लेकिन उस हद तक नहीं कि रूहानियत की सरहद में दाखिल हो जाए। इस्लामी तसव्वुफ़ और गैर इस्लामी तसव्वुफ़ का बुनियादी फ़र्क भी यही है कि इस्लामी तसव्वुफ़ में सूफ़ी तर्के दुनिया नहीं करता, बल्कि खुदा से रुजू होकर भी मखलूक़ खुदा से अपना रिश्ता कायम रखता है। ये तसव्वुफ़ ही है जिसने इश्क़ इलाही के जज्बे को आम किया और क़ुर्ब इलाही के सैकड़ों तरीक़े सिखाए। खुदा व कायनात की हकीकत, वजूद व हस्ती की माहियत, सब्र व तवक्कुल, ज़ुहद व तक़वा, मोहब्बत और भाईचारे का सबक और अखलाकियात का दरस सूफिया कराम का असल मकसद रहा है। इसी सबब ईरान, इराक़, वस्त एशिया और हिंदुस्तान में दरवेशाना माहौल की फ़िज़ा कायम हुई और आवाम से लेकर ख़वास तक इसके हल्क़े इदारत में शामिल हो गए और उनके ज़ावियों, तकियों, दायरों और ख़ानकाहों को मरजए खलाइक़ की हैसियत हासिल हुई। निसाब या जिसको हम सिलेबस कहते हैं, वो किसी भी इदारे या किसी भी यूनिवर्सिटी की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और नया निसाब और नई एक एजुकेशन पॉलिसी जो है वो मुतारिफ़ हो रही है, तो उन सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इसका शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये पूरे बरे सग़ीर हिंदो पाक में इस एतबार से बहुत मुमताज़ है कि यहाँ के निसाब की बहुत दूर तक मिसालें दी जाती हैं और इसी निसाब को मद्देनज़र रख कर दूसरे जो जामियात हैं, दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने निसाब मुरतब करती हैं। तालीम ने इंसान को इंसान बनाया, पत्थर को तराशा, उसे भगवान बनाया। तो तालीम हर जगह, हर शोबे में, हर इदारे में बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे, हम तो बेसिक से बच्चों की बुनियाद रखते हैं। बच्चे स्कूल्स में उर्दू पढ़ के आते हैं, स्कूल में उर्दू पढ़ने के बाद जब वो कॉलेजेस में पहुंचते हैं तो ये पता चलता है कि कॉलेजेस में ये जो बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं उनको तो उर्दू आती नहीं है सिरे से, उनको बाकायदगी से हमें उर्दू सिखानी पड़ती है। और जब हम निसाब की बात करते हैं, आज के जो सेमिनार मैंने अटेंड किया वो निसाब के हवाले से सेमिनार था, मगर वो ग्रेजुएशन के लेवल तक जो बच्चे हैं उनके लिए वो निसाब बहुत मुश्किल है। और क्योंकि पुराना निसाब चला आ रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, कोई नई चीज़ नहीं आई है, इसलिए हमें बच्चों को वही निसाब पढ़ाना पड़ता है जो सदियों पुराना चला आ रहा है। हर साल तरमीम होती है, मगर कुछ साल के बाद तरमीम भी होती है, मगर कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, बाकी चीज़ें वही रहती हैं। हमारा निसाब के उन्वान से ये सेमिनार करवाया है, जिसमें ये कोशिश ये की गई है कि पहले सेमेस्टर जो हमारा क्लासिकी अदब है, उस अदब पे जितने उन्वानात हमारे निसाब में हैं, कोशिश की गई है कि उन सबको समोया जाए और एक ऐसी किताब की शक्ल दी जाए जिसमें सारी चीज़ें, सारे उन्वानात, सारे जो चाहे शायर हों, चाहे नस्र निगार हों, चाहे हमारी दास्तानें हैं, उन सब के बारे में एक ही जगह पर, एक ही किताब में सारा मौजू और मवाद उनको मिल जाए। इस मजलिस के सुदूर ने मकालों के हवाले से और सदर शोबा की कारकर्दगी के मुतालिक कहा, मौजू चूँकि निसाब था, इसलिए हर मकाला निगार को ये वाज़ह करना चाहिए था कि वो जो मकाला पढ़ रहा है वो आज की तारीख़ में 2019 में निसाब में शामिल होना चाहिए या नहीं। अगर होना चाहिए तो क्यों, और नहीं होना चाहिए तो क्यों, इस चीज़ की वजाहत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर दास्तान के हवाले से ये कहा गया कि ये एक मुर्दा सिन्फ है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि आज 2019 तक आकर दास्तान के किरदार उम्र यार ने हवाई कालीन पर नहीं, हवाई जहाज़ पर उड़ना शुरू कर दिया और रवायती लिबास की जगह जीन्स पहनना शुरू कर दिया। इसकी दूसरी वजाहत मैं इस तरह करूं
کہ یہ جو ڈائجسٹ نکلتے ہیں ہما اور دوسرے، وہاں جو سلسلے وار کہانیاں شائع ہوتی ہیں وہ داستان کی جدید تاریخ ہے. اس لیے بہت ساری باتیں ہیں. صنف داستان کے عواقب پر غور کیجیے اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے فاروقی کی وضاحت ایک طرف، وقار عظیم کی وضاحت ایک طرف، ارتضیٰ کریم نے جو داستان کی تنقید کا تنقیدی جائزہ لیا ہے وہ ایک طرف. غور کیجئے کہ میر باقر علی داستان گو نے کیوں اس زمانے میں، ابھی حال کا وقت ہے، داستان کے صنف کو زندہ رکھا. آخر میں شعبہ اردو اور ڈین فیکلٹی آف آرٹس نے مستقبل میں ان کا ارادہ کیا ہے، وہ اور کیا کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے کہا. اب اگلا جو ہمارا نصاب کا پروگرام کریں گے اس میں ہم ایک ایک موضوع کو لے کر رکھیں گے. مان لیجئے کہ ہمیں درد پر ایک دن کا پورا سیمینار ہوگا، علامہ اقبال پر پورا دن بھر کا ایک سیمینار ہوگا، لیکن وہ سیمینار اسکالرلی جو ہوتا ہے نا بہت بڑا کہ صاحب اس میں یہ ہوگا اور وہ نہیں، بلکہ جو نصاب میں چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، فلسفہ عشق ہے، فلسفہ تصوف ہے، مقام خودی ہے، فلسفہ خود، ان سب چیزوں پر باضابطہ گفتگو ہوگی اور اس میں ہم طلباء کو شریک کریں گے کہ صاحب یہ فلسفہ خودی یہ ہے، اور اس فلسفہ خودی کو حکیم نے کیسے سمجھا ہے، یوسف حسین خان نے کیسے سمجھا ہے، دوسرے ماہر اقبالیات نے انہوں نے کیسے سمجھا ہے. یہ ان حوالوں سے اگر ہم گفتگو کریں گے تو شاید بچوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. یہ صرف اقبال کی بات نہیں ہے. ہم پریم چند کو لیں گے تو صرف پریم چند پہ گفتگو کریں گے، ان کے تمام ناولوں پر گفتگو کریں گے، ان کے تمام افسانوں پہ گفتگو کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ دائرہ کار اگر بڑا ہوگا تو ممکن ہے کہ ہم ایک دن کے بجائے 2 دن اس سیمینار کو رکھیں گے. لیکن ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کو نصاب سے پوری طرح سے واقف کرا دیں اور ہمارے اساتذہ ایک طرح سے ریفریش ہو جائیں گے، اور ریفریش ہو کر کے بچوں سے انٹریکٹ کریں گے، بات چیت کریں گے، تو شاید ہم اپنے اردو کے جو طلباء ہیں اور طالبات ہیں ان کو شاید ہم کچھ نیا دے سکیں. تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طرح شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی ہمارے نصاب کو لے کر سنجیدہ ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے نصاب میں کچھ تبدیلیاں ہوں، اور ہمارے جو نونہال ہیں، یا یوں کہیے کہ ہمارے جو ساتھی جو یونیورسٹی کے سطح پر اپنی تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، ان کو ایک بہتر نصاب مہیا ہو سکے، اور جس سے وہ اپنے ساتھ ساتھ ادب کے ساتھ ساتھ کلاسیکی ادب کے ساتھ ساتھ عصری ادب سے بھی روشناس ہو سکیں. تو ناظرین، آئیے ہم اپنے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں پوسا روڈ میں واقع ایک انسٹیٹیوٹ میں. جی ہاں، ہوٹل مینجمنٹ کے انسٹیٹیوٹ میں، جہاں کے طالب علموں نے اپنے ہنر کا، یا یوں کہیے کہ جو انہوں نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا، اور اس میں بہترین کھانے بنائے اور وہاں آئے ہوئے مہمانوں کو سرو بھی کیا، ان کے سامنے پیش بھی کیا. لوگوں نے نہ صرف اس کھانے کا لطف اٹھایا بلکہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. لیجیے پیش ہے اس پہ ایک چھوٹی سی رپورٹ. پوسا روڈ پر واقع انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ میں گزشتہ دنوں فوڈ فیسٹیول کا انعقاد ہوا، جس میں وہاں کے طلباء نے اپنی کارکردگی پیش کی. آج کورین فوڈ فیسٹیول ہو رہا ہے، جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے پورے جوش و شور سے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ جو آج پورا فوڈ ڈسپلے لگا ہوا ہے ٹیچرز کی گائیڈنس کے اندر، سارا آج انہوں نے ہی بنایا ہے، اور اپنا ان کا کافی یوگدان رہا ہے. آج کے دن انہوں نے یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف فوڈ جو بنائے ہیں وہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی ساتھ ساتھ لے جا کر کے. اور شروع کرتے ہیں. خوش قسمتی ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گی اور ہمیں بتائیں گے اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کچھ بنایا، اور اس کو ٹیسٹ بھی ہم کریں گے. ضرور ضرور. آئیے. تو سب سے خاص کیا رہا آج کے ڈش میں، اگر ہم بات کریں آپ سے کہ آپ خاص کیا رہا آپ کو جو پسند آیا ہو؟ میری پسند تو یہ ہے کیونکہ میں ہیلتھ کانشیس ہوں، تو یہ ایک ڈش ہے، جیسے یہ جاپنیز میں سوشی بولتے ہیں، اور اسی ٹائپ کی ڈش ہے، جو کہ یہ آپ ہرا دیکھ رہے ہیں، اس کو نوری بولتے ہیں، اور اسٹکی رائس سے بنتی ہے، تو اٹس ویری گڈ فار ہیلتھ کانشیس پیپل. تو اس کو کس نے بنایا ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس نے ہی بنایا ہمارے. اچھا، آپ کے اسٹوڈنٹ نے بنایا. تو چلیے ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی اور کتنے پسینے بہائے. جی، آپ کا نام؟ میرا نام موئشانی ایڈا پال ہے.
اور یہ اس کو بنانے میں ہم لوگوں کو بہت ٹائم لگا. ہم لوگ کل سے صبح سے لگے ہوئے ہیں. رائس، اس کا جو رائس ہے اس کے اندر کے کمپوننٹس، اس کا نوری شیٹس جو ہم لوگوں نے جس سے رول کیا ہے اس کو بھی الگ سے پریپیئر کرتے ہیں، پھر اسمبل کرتے ہیں. تو اس کو بنانے میں ٹائم لگا اینڈ اسمبل کرنے فائنل ڈیلیوری. اور جو ایکچوئل پروجیکٹ کے جو مینیجر تھے وہ تانیہ میم تھی جو میری سینئر ہے. نمسکار. تو آج ہم نے کمباب بنایا ہے جو کہ جاپان میں سوشی بولا جاتا ہے. تو اس کو بنانے کے طریقے میں یہ انتر ہوتا ہے کہ جاپان میں جو ہے چاول میں تھوڑا ونیگر ڈالا جاتا ہے جو کہ کھٹا ہوتا ہے، اور کوریا میں نہیں ڈالتے ہیں جو اس میں تل کا تیل ڈالا جاتا ہے. یہاں پہ ہم نے تھوڑے نان ویج طریقے سے بنایا تھا جس میں ہم نے چکن، لیمب اور ٹونا فش یوز کری ہے. اور یہاں پہ ہم لوگوں نے ویجیٹیرین بنایا ہے جس میں ہم نے کئی طرح کی سبزیاں یوز کری ہیں، جس میں گاجر ہے، ایووکاڈو ہے، مشروم ہے، اور ساتھ میں ہم نے یہ کورین ڈپ بنائی ہے جس میں ہم نے سویا سوس ڈالا ہے، ونیگر ڈالا ہے، تل کا تیل ڈالا ہے. اب آپ دیکھیں گے یہ گلاس نوڈل سیلڈ ہے اور یہ اسٹکی رائس ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کچھ اسٹر فرائیڈ نوڈلز دکھائی دیں گے. ورائٹی کے لیے انہوں نے اسٹر فرائیڈ نوڈلز بھی بنائے ہیں کیونکہ انڈینس کو سیریلز بہت پسند ہوتے ہیں، اس لیے ایک سیریل آئٹم ایسا ہونا چاہیے جس سے ٹمی فل ہو جائے. اس کے لیے یہ ایڈ کیا گیا ہے. اور اب میں اس کو بولوں گی کہ بریسٹ چکن ود ویجیٹیبل کے بارے میں کچھ بتائیں. آج ہم نے میٹ میں چکن بنایا ہے، لیمب بنایا ہے اور پورک بنایا ہے. تو چکن کے ہم نے 2 ورائٹی بنائے ہیں جس میں ہم نے اسٹو بنایا ہے چکن کا ویجیٹیبلس کے ساتھ، جس کے اندر ہم نے چکن ڈائی انکارپوریٹ کیا ہے تاکہ وہ اس کے جوسز جو ہے وہ پورے اسٹو میں آ جائے. پھر ہم نے فرائیڈ چکن بنایا ہے کورین اسٹائل میں وتھ ہنی اینڈ بٹر. یہاں ہم نے لیمب بنایا ہے، لیمب اسٹو بنایا ہے اور فرائیڈ لیمب بھی بنایا ہے سر. اب وی ہیو میڈ پورک آلسو. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کچھ زیادہ ایکسٹرا نہ ڈال سکیں تاکہ اس کے جوسز میں وہ پک جائے اور اس کا فلیور ابھر کے آئے. انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارا ایک دھیے رہتا ہے سمے سمے میں کہ ہم لوگ دیش ودیش کے کوئزین کے بارے میں، لوگوں کے کھانے کے بارے میں، ان کی سبھیتا کے بارے میں، تہذیب کے بارے میں سیکھنے کے لیے ہم ودیشوں سے ایکسپرٹس بلوائیں. سمے سمے میں دیش کے الگ الگ کونے سے لوگ یہاں آتے ہیں اور اسی سلسلے میں اس بار کوریا دیش سے وہاں کی سرکار کے ایک انسٹیٹیوٹ کے معرفت ہمارے پاس ایک شیف 2 مہینے کے لیے یہاں ان کو بھیجا گیا تھا. اور جولائی مہینے سے آج تک وہ سنستھان کے وبھن کورس کے ودیارتھیوں کو کورین کھانے کے بارے میں، کورین سبھیتا کے بارے میں گیان دے رہے تھے. اور وہی جو گیان ارجت کیا ہے ہمارے ودیارتھیوں نے بگت 2 مہینے میں، اس کا آج انہوں نے ایک نمونہ دکھایا. تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ہمارے طالب علموں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے ہنر کا بھی وہاں پہ مظاہرہ کیا. انہوں نے کھانے بنائے اور اتنے اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ کیا کہنے تھے. کھانا بھی لذیذ تھا اور وہاں کے جو پرنسپل تھے انہوں نے بھی اپنی خوشی کا برملا اظہار بھی کیا. آئیے ناظرین، آپ کو اب ہم لیے چلتے ہیں ایک ایسی محفل میں جسے ہم داستان کے نام سے جانتے ہیں. جی ہاں ناظرین، داستان کی ہم بات کر رہے تھے. داستان تو پہلے زمانے میں یا یوں کہیے کہ کلاسیکی ادب میں ایک مقام رکھتا تھا، لیکن موجودہ وقت میں بھی داستان اپنی اہمیت پھر سے بحال کر رہی ہے. داستان کا جو انداز ہے، اس انداز کے کیا کہنے ہیں. ایسے ہی ایک داستان کی مجلس منعقدہ کی گئی گزشتہ دنوں انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں، جہاں پہ داستان مرثیہ یعنی مرثیہ کے داستان کو پیش کیا گیا اور کربلا سے لے کر کاشی تک کی اس عنوان سے داستان پیش کیا گیا. اس داستان میں اس محفل کی روح رواں کامنا پرساد نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو لیجیے سامعین، پیش ہے اس کی ایک رپورٹ. سلام ماہ نجات. ماضی قریب میں جاوید بشش نے غم حسین کو ہندوستانی عناصر سے ہم آہنگ کیا ہے. داستان کی صنف بہت پرانی ہے، مگر اس صنف کو موجودہ دور میں بھی نہ صرف پسند کیا جا رہا ہے بلکہ اسے سراہا بھی جا رہا ہے. گزشتہ دنوں جشن بہار ٹرسٹ کی جانب سے داستان مرثیہ کربلا سے کاشی تک کا اہتمام کیا گیا. یوں کہا جائے کہ مرثیہ کی پوری تاریخ کو اسٹیج پر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. سوزے جگر سے آہ کو
मारे है फातिमा, सर से रिदा को अपने उतारे है फातिमा, बालों से जाए कत्ल सवारे है फातिमा, मैदान करबला में पुकारे है फातिमा, दर्दो अलम बजाने गरीबम पदीद शोर, फरियाद ए खुदा कि हुसैनम शहीद शोर, फरियाद ए खुदा कि हुसैनम शहीद शोर। उन्होंने हजरत इमाम इजलास की इफ्तिताही तकरीर में इस ट्रस्ट की रूह रवां कामना प्रसाद ने मर्सिया और दास्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, मर्सिया अरबी के लफ्ज़ रिसा से बना है, मायने है मैयत पे रोना या बैन करना। यानी मर्सिया ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की वफ़ात पर उसके औसाफ, उसकी खूबियाँ बयान करते हुए अपने रंजो गम का इजहार किया जाए। तो शुरुआत ताज़ियती नज़मों से हुई और फिर मर्सिया मैदान करबला में नवासाए रसूल और उनके रुफ़क़ा, उनके साथियों की शहादत का बयान बन गया। मर्सिया हमारी गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है, एक ऐसी सिन्फ जिसके बग़ैर हिंदुस्तानी अदब की तारीख़ अधूरी है, जिसने शायरी के हुस्न वक़ार में इजाफ़े किए हैं। गंगा और यमुना के साहिल से भी उठते हैं अलम, अलकामा कितना बड़ा तेरा कबीला हो गया। हिंदुस्तानियत का रंग लिए सानहा करबला की ऐसी तर्जुमानी जो अहद दर अहद मकबूल हुई है, जिसने अपने वतन के मुख्तलिफ फ़िरक़ों और तबकों को आपस में जोड़ने का काम किया है। मर्सिया निगारी के इब्तदाई दौर से ही गैर मुस्लिम शुअरा भी इस सफ़र में शामिल रहे हैं। सिन्फ़ मर्सिया करबला को काशी से जोड़ती है, फुरात को गंगा से जोड़ती है और इंसानियत को रूहानियत से जोड़ती है। वहीं मौजूद मेहमानाने ज़ी वक़ार साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने भी मर्सिया के हवाले से कहा कि मर्सिया का आगाज़ इस्लाम से क़ब्ल अरबों में हुआ और उस ज़माने का ट्रेडिशन ये था कि मर्सिया ख़ानी सिर्फ ख़वातीन करती थी, मगर वहाँ से बात बढ़ते बढ़ते जो 4 चांद लगे हैं मर्सिया ख़ानी में और मर्सिया गोई में, वो हिंदुस्तान में लगे। दक्कन से शुरू हुए, दिल्ली और लखनऊ में इख्तिताम तक पहुँची और लोग आए। ख्वाजा अल्ताफ़ हसन हाली साहब ने लिखा सर सैयद का मर्सिया, और लोगों ने लिखा। तो ये अदब का एक जुज़ बन गया और बहुत अच्छा जुज़ बना। और चूँकि हिंदुस्तान में परवरिश पाई एक नए अंदाज से, इसलिए बहुत सही कहा गया है कि करबला से काशी तक पहुंच गई और बेहतर से बेहतर अंदाज में वही बात कही गई। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हुए दूसरे मेहमानों ने भी उर्दू अदब और उर्दू तहज़ीब के हवाले से कहा, तो तहज़ीब की हिफाजत तो ज़बान ही करती है। अगर हम ज़बान खो दें तो तहज़ीब कहाँ रहेगी। और जश्न बहार जो है वो अव्वल दर्जे की खिदमत कर रहा है उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए। हमने भी बहुत कोशिश की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि उर्दू ज़बान ज़िंदा रहे। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर सिखलाएं। देखिए, उर्दू रोज़ी रोटी की ज़बान नहीं है।
खाली रोज़ी रोटी की ज़बान तो अंग्रेज़ी और हिंदी है और आजकल कंप्यूटर की ज़बान, तो वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को उर्दू ज़बान ज़रूर सिखलाएं। दास्तान की दिलचस्पी और मकबूलियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि वो तबका जो उर्दू से नाबलद है वो भी दास्तान के नाम से खिंचा चला आता है। आज मरसिया सुनने आई हूँ, दास्तान मरसिया। उससे पहले मैंने बहुत सारी दास्तान गोई सुनी है, जिसमें अभी लास्ट मैंने सुनी थी दास्तान गोई ऑफ चौबोली। तो दास्तान गोई एक बहुत पुरानी रिवायत है जो कि बहुत पहले शुरू की गई थी, जिसमें एक तरह से कहानी इस तरीके से बताई जाती है, सुनाई जाती है कि इंसान को ये लगता है कि वो कहानी के जो किरदार है, उनके एहसास, उनकी बातें, उनकी इमोशंस, वो सब सामने ही है। इतनी खूबसूरत ये चीज़ है दास्तान गोई, जो कि कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है हमारी उसमें। और आज मैं दास्तान मरसिया सुनने आई हूँ, जो कि फ़र्स्ट टाइम मैं सुनने आई हूँ। आई होप सो कि मुझे अच्छा लगेगा। अक़लीम सुखन मेरे कलम रो से ना जाए, अक़लीम सुखन मेरे कलम रो से ना जाए। तो नाज़रीन, अभी आपने देखा कि दास्तान कितनी अहमियत का हामिल है और किस कदर वो अपने अंदर जाज़बियत रखता है कि दास्तान सुनने वाले उसमें महव हो जाते हैं। दास्तान क्लासिकी अदब का एक अहम हिस्सा है। पहले दास्तान की जो अहमियत थी उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मौजूदा वक्त में भी दास्तान अपनी अहमियत और अपनी इज़्ज़त आप बना रहा है, अपनी जगह बनाने में कामयाब भी हो रहा है। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि अगली बार आपसे कुछ और मंज़र और उसके पस मंज़र के साथ आपसे मुलाकात होगी, आपके दयार में हाज़िरी होगी। लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कि आप सिर्फ़ हमें टीवी सेट पर ही नहीं देख सकते, बल्कि इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आप हमसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं और वहाँ अपनी बात कह भी सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म है हमारे जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ अपने मशवरे शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, छोटी सी मेहनत करनी है। और वो मेहनत ये है कि आपको हमें मेल करना है, और मेल करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब कुछ आपके पास मौजूद है। हम आपको अपना एड्रेस बता देते हैं जो आपके पास शायद मौजूद नहीं है। वो है ddurdufeedback@gmail.com। एड्रेस एक बार फिर से सुन लीजिए, ddurdufeedback@gmail.com। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी आइंदा हफ्ते कुछ और मंज़र और उसके पस मंज़र के साथ। तो तब तक के लिए शाहनवाज़ हाशमी और उसकी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।